हेलो दोस्तों, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे 1815 के बाद कंजर्वेटिव राजाओं ने सेंसरशिप लगाकर लोगों को दबाने की कोशिश की। पर दोस्तों, क्रांति की आग को दबाना इतना आसान नहीं होता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 का सेक्शन 3, जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। दोस्तों, इस 18 साल के दौर में पूरे यूरोप में इतने सारे रिवॉल्ट्स और धमाके हुए कि इसको एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा गया। एक तरफ पुराने कंजर्वेटिव राजा अपनी पावर बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे लिबरल नेशनलिस्ट उन्हें बार बार क्रांति से जवाब दे रहे थे। तो चलो देखते हैं इस दौर के 3 बड़े धमाके। 1830 से लेकर 1848 के दौर को हिस्ट्री में कहा जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। इस जमाने में जब भी राजाओं ने अपनी पावर को बढ़ाना चाहा, तब उन्हें मिला एक अच्छा क्रांतिकारी जवाब। चलिए देखते हैं। कहानी का सबसे पहला धमाका हमेशा की तरह कहाँ हुआ था? फ्रांस में। जुलाई 1830 में फ्रांस के लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उन्हीं बोर्बन किंग्स को गद्दी से उतारकर फेंक दिया, जिन्हें 1815 में वापस लाया गया था। उनकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लगाई गई और उसका हेड बनाया गया लुई फिलिप को। फ्रांस के इस धमाके पर ड्यूक मेटरनिक ने एक कमाल की बात बोली थी, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आती है। When France sneezes, the rest of the Europe catches cold। यानी जब फ्रांस छींकते हैं तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये बात एकदम सच प्रूव हुई दोस्तों। फ्रांस की इस जुलाई रेवोल्यूशन को देखकर ब्रसेल्स में भी एक अपराइजिंग हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड से अलग होकर खुद को आज़ाद कर लिया। अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे बड़े 5 मार्क क्वेश्चन पर, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस 15 सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक इस्लामिक एम्पायर था, का हिस्सा था। 1821 में वहाँ के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की। पता है इस लड़ाई की सबसे यूनिक बात क्या थी? पूरे यूरोप के पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीस का साथ दिया। उन्होंने ग्रीस को कहा द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने तो लड़ाई के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए थे और खुद भी वॉर लड़ने गए थे, जहां 1824 में फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। फाइनली साल 1832 में एक हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन हुई, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे ग्रीस के एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्निशन दी गई। अब इस नाम को ध्यान रखना, हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। चलिए दोस्तों, बताइए, क्या देश सिर्फ तलवारों से या बॉर्डर्स बदलने से बनता है? बिल्कुल भी नहीं। और इसी सोच को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जिसने आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक के जरिए लोगों के दिलों में देश प्रेम को जगाया। रोमांटिक आर्टिस्ट ने साइंस और रीजन का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दिमाग से नहीं, इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग से देश बनता है। इसी के 2 कमाल के एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में हैं। नंबर 1, जॉन गॉटफ्राइड वॉन्ट हर्डर, द कल्चर हीरो। इस जर्मन फिलोसोफर ने क्लेम किया कि अगर असली जर्मन कल्चर को ढूंढना है तो उसे राजाओं के महलों में नहीं, बल्कि कॉमन पीपल के बीच ढूंढो, उनके फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज और उनके डांस के जरिए। नंबर 2, लैंग्वेज एज रेजिस्टेंस। जब रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर पोलैंड के टुकड़े कर दिए, तो रशिया ने पॉलिश स्कूल्स में पॉलिश लैंग्वेज पर बैन लगा दिया और ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज थोप दी। इस पर वहाँ के चर्च के प्रीस्ट और बाइशॉप्स ने एक धांसू दिमाग लगाया। उन्होंने चर्च की सारी प्रेयर मीटिंग्स और रिलीजियस एजुकेशन के लिए जानबूझकर पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर दिया। लैंग्वेज को उन्होंने एक वेपन बना दिया। नतीजा क्या था? रशियन गवर्नमेंट ने गुस्से में आकर उन बहुत सारे प्रीस्ट को जेल में डाल दिया और सज़ा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया। अब चलते हैं 1830s के दौर में, जिसे यूरोप के इतिहास में ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कहा जाता है। इसे 4 मेन रीजंस थे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ गई थी। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव के लोग नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ भागे, जिससे शहरों में ओवरक्राउडेड स्लम्स बन गए। स्टिफ कंपटीशन, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ चुका था, इसीलिए वहां से आने वाले सस्ते मशीन मेड कपड़ों ने यूरोप के छोटे वीवर्स और प्रोड्यूसर्स को बिजनेस ठप कर दिया। एंड द लास्ट इज बैड हार्वेस्ट। फसल खराब होने और फूड प्राइसेस बढ़ने से शहरों और गांवों में एक्सट्रीम पॉवर्टी फैल गई।
साल 1848 में हालत इतनी खराब हो गई कि पेरिस के लोगों को खाने की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सड़कों पर उतरना पड़ा। हर जगह बैरिकेड्स लगाए दिए गए। जो राजा थोड़ी देर पहले आराम से बैठा था, यानी लुई फिलिप, उसे अपनी जान बचाकर फ्रांस से भागना पड़ा। इसके बाद नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया। 21 साल से बड़े सभी एडल्ट मेल्स को वोटिंग राइट्स दिए गए और सबको राइट टू वर्क की गारंटी दी गई। अब आता है इस पूरे सेक्शन का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। एक तरफ गरीब लोग सड़कों पर दंगे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एजुकेटेड मिडिल क्लास अपना दिमाग चला रहे थे जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे इलाकों में। उन्होंने किया द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। चलो चलते हैं जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। 1848 को अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ मार्च करते हुए चर्च ऑफ सेंट पॉल पहुंचे। वहां उन्होंने कन्वीन किया द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें जर्मनी का एक राजा तो होगा, पर वो पार्लियामेंट के अंडर काम करेगा। पर जैसे ही उन्होंने ये क्राउन प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम IV को ऑफर किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्यों फेल हुआ? इसके दो सबसे बड़े रीजंस थे। नंबर 1, इस पार्लियामेंट में ज़्यादातर अमीर मिडिल क्लास लोग थे। जब पुअर वर्कर्स और आर्टिशंस ने अपनी डिमांड रखी तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया। इस वजह से वर्कर्स ने उनका साथ छोड़ दिया और असेंबली कमज़ोर हो गई। लास्ट में मिलिट्री आई और उन्होंने फोर्सफुली इस पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया। नंबर 2, द आयरनी ऑफ वुमेन्स राइट्स। इस पूरे नेशनलिस्ट स्ट्रगल में वुमेन यानी औरत ने बहुत एक्टिव रोल निभाया था। पॉलिटिकल सोसाइटीज़ बनाई, न्यूज़पेपर शुरू किए, दंगों में शामिल हुई, पर जब वोटिंग की बात आई तो उन्हें वोट देने से साफ मना कर दिया गया। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रहा था तो उन्हें सिर्फ सेंट पॉल्स चर्च की विजिटर्स गैलरी में एक ऑब्जर्वर बनाकर खड़ा कर दिया गया, जैसे वो कोई मजाक देख रही हो। तो दोस्तों, ये था हमारा सेक्शन 3। कैसे क्रांति का दौर शुरू हुआ, फ्रांस ने छींका तो सबको सर्दी हुई, ग्रीस आज़ाद हुई और लिबरल्स का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हुआ। अब एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा आज का सवाल है, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करने वाली 1832 की ट्रीटी का नाम क्या था? मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में सेक्शन 4 के साथ, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय।